बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ में बाप बनने की सलाहियत ना थी, मगर मैंने सारा इल्ज़ाम अपनी बीवी पर डाल दिया। अम्मा ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया और अपनी भांजी से मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरे यहाँ 3 औलाद पैदा हो गई। मुझे किसी पल चैन न था। बीवी पर शक करने लगा। एक दिन बाज़ार में पहली बीवी मिली तो बोली, सच जानना चाहते हो? आज रात मेरे घर आना। मैं सबसे छुपकर पहली बीवी के घर गया तो मेरे होश उड़ गए। मैं बेताबी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। मेरे अंदर ऐसी आग जल रही थी जिसका इलाज किसी के पास ना था। उस पास जितने भी अफराद मौजूद थे वो सभी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर मैं किसी को क्या बताता। मेरी बीवी अंदर अस्पताल में थी। वो तीसरी बार हामला थी और आज अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने पर मैं उसे अस्पताल लेकर आया था, मगर मेरे चेहरे पर ऐसी मर्दनी तारी थी जैसे मेरी दुनिया उजड़ने वाली हो। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने मुझे नन्हे से कंबल में लिपटा हुआ एक वजूद लाकर थमा दिया। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। आपकी बीवी बिल्कुल खैरियत से है। नर्स की बात सुनते ही मेरा चेहरा ऐसे हो गया जैसे मेरा सारा लहू नुचड़ गया हो। मैंने एक साकत निगाह अपनी गोद में मौजूद उस बच्चे पर डाली। नर्स मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। शायद मेरे तासुरात देखकर वो भी ठिठक गई। क्या बात है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? अस्पताल में तो जिनके यहाँ बेटा पैदा हो वो तो मिठाइयाँ बांटते नहीं थकते, मगर आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई खुशी नहीं। नर्स मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। जो कुछ मेरे अंदर था, अगर मैं उस नर्स को बता देता तो शायद वो भी सदमे से पागल हो जाती। बच्चे को देख देख कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी सास दाएं जानिब खड़ी थी। उन्होंने भी जल्दी से बच्चा मेरी गोद से ले लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सरमद, तुम ऐसा करो घर चले जाओ। शायद उनको मेरे चेहरे से कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और बीवी को एक नज़र भी देखे बगैर वापस अपने घर आ गया। उसका चेहरा देखने की हिम्मत तो मेरे अंदर ना थी। पूरे घर पे सन्नाटा था। मेरे पहले वाले दोनों बच्चे मेरी बीवी ने अपने मेके भिजवा दिए थे, इसलिए मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं थी। जो कुछ आज हुआ था उसके बाद मैं अंदर से बुरी तरह से टूट फूट गया। वहीं ज़मीन पर बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और मेरा ध्यान आज से 7 साल पहले के वाक़यात की जानिब भटक गया जिन्होंने मुझे आज इस नहज पर पहुंचा दिया था। उन दिनों में नया नया कॉलेज से फारिग हुआ था। जवानी थी और कुछ बाप के पैसे का असर कि मैं ख़ुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता। दोस्तों ने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया तो मुझसे रहा ना गया। मैंने भी अम्मा से जिक्र कर दिया, पागल है क्या, अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू मरी जा रहा है। अब अपनी बीवी को लेकर ही घूमने फिरने जाना। भला दोस्तों के साथ शादी से 1 हफ्ता पहले कौन जाता है? अम्मा ने मुझे डांटा, लेकिन मैंने मुंह बना दिया। मुझे अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी खुद एंजॉय करना चाहता था। अम्मा के मना करने के बावजूद मैं अपने दोस्तों के साथ मरी चला गया। मरी की खूबसूरत फ़ज़ाओं में दिन रात घूमते फिरते हमने जी भर के एंजॉय किया। जेब में पैसा था और सेहत काबिल रश्क थी कि मुझे दुनिया अपने कदमों तले नज़र आती थी। मरी आए हुए हमें तीसरा रोज़ था जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में आए। अरे यार, तू उधर बैठा है, जल्दी चल, पीछे पहाड़ियों में एक जंगल है जो ऊपर को जाता है। बड़ा ही खूबसूरत जंगल है। वैसे तो टूर गाइड ने उस तरफ जाने को मना किया था, लेकिन वो हम ही क्या जो किसी की बात मान जाए। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पर हाथ मारकर कहा लगाया तो मैं भी खुशी से उछल पड़ा। ऐसे छुपे हुए रास्ते तलाश करने का तो मुझे भी शौक था। रात होने वाली थी।
दोस्त मुझे आवाज़ें दे रहे थे और मैं अपने जूते तलाश कर रहा था, जिन्हें आज वापस आने के बाद न जाने मैंने कहाँ उतार दिया था। अरे आ जा यार, देर मत कर, मेरे दोस्त ने आवाज़ लगाई तो झुंझलाकर मैंने एक निस्बतन हल्का सा जूता पहन लिया, जो मैं अपने घर के साथ सिर्फ इसलिए लेके आया था ताकि होटल के कमरे के अंदर पहन सकूं। मेरे जूते देखकर मेरे दोस्तों को ताज्जुब बहुत हुआ, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। अरे मैं मजबूत हूँ, इन जूतों के साथ भी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। हम चारों दोस्त कमरों से बाहर निकल आए। होटल के पिछले सिमत वाकई एक पहाड़ी के ऊपर बल खाता हुआ जंगल था, जो ऊपर मजीद घना होता जा रहा था। इधर उधर से निगाह बचाकर हम लोग उस जंगल में दाखिल हो गए। मेरे दोस्त हंसते बातें करते हुए आगे आगे चलते जा रहे थे। हकीकत तो ये थी कि मेरा जूता मुझे तकलीफ़ दे रहा था। जंगल की ज़मीन नाहमवार थी, कांटे और पत्थर मेरे पैरों को ज़ख्मी कर रहे थे, लेकिन मेरे दोस्तों को पता न चले, इसलिए मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल आगे मज़ीद घना था। मेरे पैरों में पसीना आने लगा और चप्पल में पैर स्लिप होने लगे। क्या बात है सरमद, तू बूढ़ा हो गया है क्या, जो इतना धीरे धीरे चल रहा है? मेरे दोस्तों ने पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार नारा लगाया। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। अरे बूढ़े हो, मेरे दुश्मन अभी देखना, मैं तुम लोगों को अपनी असल ताकत दिखाता हूँ, मैंने सीना फैलाते हुए कहा और जल्दी से 2 कदम चलकर उनसे आगे बढ़ गया, ये जाने बगैर कि वो लोग तो सिर्फ हंसी मजाक में मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। यहाँ पहाड़ की चोटी थी, जिसकी दूसरी जानिब गहरी ढलान थी। मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँचा तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। चप्पल पहले ही पसीने की वजह से फिसलन का शिकार हो रही थी। मेरा पाँव फिसला और मैं ढलान से नीचे गिरता चला गया। मेरे दोस्त भी घबरा गए। वो तो सिर्फ मुझे डराना चाहते थे, मगर मुझे बुरी तरह से दरख्तों से टकराता हुआ नीचे ढलान में गिरता देखकर उनके औसान खता हो गए थे। वो भी मेरे पीछे दौड़ते हुए नीचे आने लगे, लेकिन मेरी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। ऊंचे ऊंचे पत्थर और दरख्त मुझसे टकराते तो मेरा इंजर पिंजर हिल जाता। ढलान में लटकते अचानक मैं एक ज़ोरदार तरीके से एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। मेरा पूरा वजूद उस बड़े पत्थर से जैसे ही लगा, मुझे अपने वजूद में अजीब सा एहसास हुआ। यूँ लगा जैसे किसी पहाड़ के नीचे मेरा वजूद कुचला गया है। सबसे ज़्यादा दर्द जिस्म के निचले हिस्से में उठ रहा था। मेरे लबों से चीखें बुलंद हुईं और मुझे अपने होश हवास गुम होते हुए महसूस हुए। शायद रात की तारीकी थी या मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि दूसरी बार जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मेरे आसपास दोस्तों के शर्मिंदा से चेहरे नजर आ रहे थे। मेरी दोनों टांगों पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था, मगर एक और भी नाकाबिल बयान तकलीफ थी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। डॉक्टर आया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। मेरे घर वालों को इतला दी जा चुकी थी, मगर मैं बेचैन था। डॉक्टर साहब, मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दें। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तकलीफ़ तो होगी, पूरा जिस्म शदीद टूट फूट का शिकार हुआ है, कई नसें कुचली गई हैं, 1 हफ्ते तक तुम सही हो जाओगे। मेरे जहन में धमाका सा हुआ। 1 हफ्ते बाद तो मेरी शादी थी, लेकिन उसी पल मेरी निगाह मेरे वलदैन पर पड़ी, जो परेशान सूरत लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे थे। मेरी माँ ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने मुझे कुछ ना कहा। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। मेरे वलदैन ने मेरी शादी आगे कर दी। मेरे ससुराल वाले नेक और शरीफ लोग थे। उन्होंने भी मेरी ख़राब तबीयत देखकर इसरार ना किया, बल्कि वो भी परेशान हो गए थे। चंद महीने गुजरे तो मैं बामुश्किल अपनी टांगों पर खड़ा होना सीखा। सहारा लेकर मैंने चलना शुरू किया तो मैं दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा। ये एक बदतरीन हादसा था
जिसने मेरी ज़िंदगी वीरान कर दी थी। लेकिन आखिरकार मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो गईं और मैं चलने फिरने के लायक हो गया। घर में दोबारा से मेरी शादी के हंगामे जाग उठे और मेरे ज़मीन पर कदम रखने के ठीक एक माह बाद अम्मी मेरी दुल्हन को ब्याह कर ले आई। शादी के रोज़ मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सुघड़ और सलीका शार भी बहुत थी। उसने आते ही जिस तरह घर संभाला मैं तो हैरान ही रह गया। मेरी लाबाली फितरत तो हादसे के बाद ही बदल चुकी थी। मैं अब ध्यान से अब्बा के कारोबार को संभाल रहा था। घर में खुशियों ने डेरा डाल लिया था। मैं घर आता तो मेरी बीवी मुझे खाने और चाय का पूछती और मेरी इतनी खिदमत करती कि मैं सरशार हो जाता। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, यह मेरा ख्याल था, क्योंकि अचानक एक रात खाने की टेबल पर मैंने अम्मी से पूछ लिया, क्या बात है अम्मी जान, आप बहुत चुपचाप नज़र आ रही हैं। मुझे पूछने की देर थी कि अम्मी ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारे साथ आसवा के लड़के की शादी हुई थी, आज उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। कुछ अंदाज़ा भी है तुम दोनों की शादी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। ठीक है कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बच्चे के बाद भी तो हो सकता है। इसीलिए अब तुम दोनों अपनी फैमिली बढ़ाने पर तवज्जो दो। अम्मी की बात पर मैंने हैरत से अपनी बीवी को देखा। उसका रंग शर्म के मारे सुर्ख पड़ रहा था। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया और मुझे पता ही ना चला। लेकिन मेरी माँ गलत समझ रही थी। हम दोनों ने औलाद पैदा ना करने के लिए कुछ नहीं सोचा था। ये तो शायद अल्लाह की मर्जी थी कि अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। अम्मा की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। वाकई 1 साल अच्छा खासा अरसा होता है। अब तो मुझे भी इंतज़ार रहने लगा। मैं हर महीने अपनी बीवी से पूछता क्या कोई उम्मीद लगी, लेकिन वो मायूसी से नफ़ी में सर हिला देती तो मेरा दिल भी बुझ कर रह जाता। उस दिन मैं ऑफिस गया तो मेरा दोस्त तलहा सबके लिए मिठाई लेकर आया। मैं भी खुशी खुशी मिठाई खाने लगा और जब मैंने उससे पूछा कि मिठाई किस चीज़ की है तो वो खुशी से बोला, अरे यार तेरा दोस्त बाप बन गया है, बेटा हुआ है मेरे घर। यकीन नहीं आता, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। वो खुशी से कह रहा था जबकि मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में ही रह गया। उसकी शादी तो मुझसे भी 6 महीने बाद में हुई थी, लेकिन आज वो भी बाप बनने के नवीं सुना रहा था। मैं उस दिन बुझे दिल के साथ घर वापस आया। उस रात मैंने पहली दफ़ा अपनी बीवी से डॉक्टर के पास चलने की बात की। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक तो मेरी जानिब देखती रही और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। सुने क्या, आपको भी यही लगता है कि मैं बांझ हूँ या मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती? उसने कहा तो मैं गंग सा रह गया। ऐसी सोच मेरे अंदर तो नहीं आई थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि डॉक्टर को चेक करवा लेने में क्या हर्ज है। वो कुछ देर तो सोचती रही और फिर बोली, मेरे एक रिश्तेदार की बहन डॉक्टर है, बड़ी काबिल है, नंबर ले लेती हूँ, हम कल उसके पास चले जाएंगे। उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। अगले दिन मैं और डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख कर दिए, जिन्हें करवाकर फ़िलहाल मैं और मेरी बीवी घर आ गए। टेस्टों की रिपोर्ट कल आनी थी। वो चेहरे से बड़ी खुश नज़र आ रही थी। हम घर आए तो अम्मा का मूड सब ख़राब था। आजकल वैसे भी उनका मिजाज थोड़ा उखड़ा उखड़ा ही रहता था। उन्होंने मेरी बीवी को साफ नज़रअंदाज कर दिया और मुझे प्यार से अपने पास बिठा लिया। आज वो रुकैया आई थी। वो भी पूछ रही थी कि अभी तक बहू के घर खुशखबरी क्यों नहीं आई। मैं तो लोगों को जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, न जाने मैं किस लड़की को ब्याह कर ले आई हूँ। अगर इसके अंदर कोई कमी है तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार तो मैं हूँ। अम्मी की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। मैं खुद परेशान हुआ उठा। उनकी बात ने तो मुझे भी अंदर तक दहला के रख दिया था। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर तरस आया। भला वो बेचारी मुजरम ना होते हुए भी मुजरम करार दी जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्टें आ गई।
मेरी बीवी के चेहरे पर उस दिन बड़ी खुशी थी। टेस्ट की रिपोर्टें लेकर वो जल्दी से मेरे पास आई। ये देखें, सारी रिपोर्ट्स में लिखा है कि मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द वालिदैन बन जाएंगे। उसकी आवाज़ में खुशी थी। रिपोर्ट्स पकड़कर मेरे भी दिल को एक इत्मीनान सा होता चला गया। मैंने एक दफ़ा फिर बेताबी से दिन काटने शुरू कर दिए। मेरी बीवी एक दिन छोड़कर एक दिन अपने उस डॉक्टर के पास लाजमी चक्कर लगा लिया करती थी। मुझसे ज़्यादा औलाद के लिए तो शायद वो खुद बेताब थी। ऑफिस में भी अब तमाम लोग मुझसे पूछने लगे थे। वक्त गुजरते गुजरते तकरीबन 2.5 साल का अरसा बीत चुका था। उस रोज़ मैं काम से घर आया तो मेरी बीवी एक पानी से भरी बोतल के अंदर कुछ डाल रही थी। ये क्या कर रही हो सीमा? मैंने पूछा तो वो यूँ उछली जैसे पता नहीं कोई गुनाह करते हुए पकड़ी गई हो। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं हैरान हुआ। कुछ देर तक तो वो मुझे देखती रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने ये कैसी आजमाइश है, जब माँ और बाप दोनों सेहतमंद हैं और हम में कोई कमी नहीं, तो फिर हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही। इसीलिए मैं आज तवीज़ वाले बाबे से तवीज़ लेकर आई हूँ। वो तो कहकर रोती हुई अंदर चली गई, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रह गया। भला ये किसने कहा था कि माँ और बाप दोनों ही सेहतमंद थे? मैंने आज तक अपना चेकअप नहीं करवाया था। मैं बेचैनी से छत पर जाकर टहलने लगा। एक के बाद एक सिगरेट फूंकते हुए मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक दफ़ा मुझे अपना भी चेकअप करवा लेना चाहिए। बीवी ने तो 2.5 सालों में कई टेस्ट और रिपोर्टें करवा ली थी। सब के सब क्लियर थे। ना चाहते हुए भी मैं अगले दिन खामोशी से अपनी बीवी के उसी रिश्तेदार के पास चला गया जिसकी बहन के पास मेरी बीवी अपने आप को दिखाया करती थी। वो अच्छा और शरीफ लड़का था। मैंने उससे वादा किया कि मेरी रिपोर्ट के मुतालिक वो घर में कुछ नहीं बताएगा। वो ख़ुद भी डॉक्टर था। उसने मेरा बागौर मुआयना किया और टेस्ट वगैरह लिख कर दे दिए, लेकिन उसके चेहरे पर फैली मायूसी मुझे इशारा दे रही थी। टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया। आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है सरमद भाई, डॉक्टर ने कहा और मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे पूछा कि क्या कुछ अरसे पहले मुझे कोई हादसा पेश आया था। मेरा ध्यान अपने मरी वाले हादसे की तरफ चला गया और मैंने उससे सब बता दिया। डॉक्टर के चेहरे पर समझने वाला तासुर फैल गया। उस हादसे की वजह से आपके अंदर बहुत कोई डैमेज हो गया था। आपके मर्दाना खुलियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और अब बाप बनने के काबिल नहीं रहे। डॉक्टर की बात मेरे सर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। मैं जल्दी से अपनी रिपोर्टें उठाए वापस आ गया, लेकिन आने से पहले मैंने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि वो मेरी बीवी को इस बारे में कुछ ना बताए। बल्कि अब तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं उसके और उस रिश्तेदार डॉक्टर के पास क्यों चला गया। दिन गुजरते गए और 6 महीने मज़ीद गुजर गए। लोगों ने सवाल कर कर के ज़िंदगी उजीरन कर दी। मेरी माँ दिन रात मेरी बीवी को उठते बैठते ताने दिया करती। मैंने अपनी नामर्दी वाली बात सबसे यूँ छुपाई थी कि किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। मेरे सामने मेरी बीवी आंसू बहाती रहती और मेरी माँ उसे बांझ कहती, लेकिन मैं कभी यह सच ना उगलता कि कमी तो दरअसल मुझ में है। 3 महीने बाद मेरी माँ की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँ। मैं जानता था मैं दूसरी तो क्या तीसरी भी शादी करूँ तो मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, लेकिन घर में रोज़ और उसकी चक चक से मैं आजिज़ आ चुका था। मेरी बीवी भी हर वक्त बुझी बुझी रहने लगी थी। थक हार कर मैंने उसे एक रोज़ तलाक दे दी। तलाक का कागज़ हाथ में थामे वो चंद लम्हे तक तो मुझे देखती रही और फिर खामोशी से घर से निकल गई। अम्मा अब्बा बुलंद आवाज़ से शुक्र अदा कर रहे थे क्योंकि बांझ औरत से उनकी जान छूटी। मैं दिल ही दिल में पशेमान था और ख़ुद को अपने काम काज में मसरूफ़ करने की कोशिश करने लगा। एक दिन मैं काम से वापस आया तो मुझे घर में गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। अम्मा किसी मेहमान के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी और वो मेहमान जो था उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई।
وہ کوئی اور نہیں میری سابقہ بیوی کی بہن تھی، اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل سی لڑکی بھی بیٹھی تھی، مشکل سے 20-22 سال کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کیسے ان لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں، لیکن میں سلام کر کے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت خوش تھیں۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میری سابقہ بیوی کی بہن آج ہمارے گھر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اسی کسی اور نے نہیں بلکہ میری سابقہ بیوی نے کہا ہے۔ ابا کی دولت اور جائیداد اچھی خاصی تھی، ہم لوگ شہر کے پوش علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اماں کو تو لگ رہا تھا یہ سب کچھ دولت اور جائیداد کے چکر میں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ انہیں بھلا کیا لینا دینا تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلد ہی وہ میری نئی بیوی رانی کو بیاہ کر لے آئی۔ اماں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری شادی کا انجام بھی کیا ہوگا۔ سب گھر والے اولاد کا انتظار کریں گے اور آخر کچھ عرصے بعد وہ اس بیوی سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ رانی کم عمر تھی اور حسین بھی، لیکن اسے میری خامی کا ابھی تک پتہ نہ تھا، اس لیے مجھ پر محبت لوٹایا کرتی تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزرے، میں مجھے دل سے کام پر جاتا اور اداس ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا، لیکن اس وقت کچھ عجیب ہوا۔ میں واپس آیا تو دروازے پر اماں نے مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کس خوشی میں اماں حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ارے اسی خوشی میں جس کا انتظار برسوں سے ہے، تو باپ بننے والا ہے، تیری بیوی امید سے ہے۔ آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اسے اسپتال لے گئی تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اماں کو یوں لگا جیسے میں خوشی سے اچھل پڑوں گا، لیکن میں تو وہی بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنی خامی کا اچھے طریقے سے پتہ تھا، پر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سامنے رانی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، لیکن میرے وجود کو جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا۔ اگر وہ حاملہ تھی تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کا کردار مشکوک تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن میں کس منہ سے سب کو بتاتا کہ میں تو نہ مرد تھا، یہ اولاد میری نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں نے رانی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ 9 مہینے میرے گھر میں میری ہونے والی اولاد کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں جب بھی اس کا ذکر سنتا مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے مجھے کھولتے پانی میں ڈال دیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ جاتا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رانی سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ مجھے اس پر شدید طیش آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے اپنی خامی کو کیسے بیان کرتا۔ آخر 9 مہینے گزرے اور رانی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے ہاتھوں میں لے کر میں سوچتا رہا کہ کسی اور کے اولاد کو مجھے اپنا نام دے کر پالنا پڑے گا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا۔ لیکن صرف 4 مہینے گزرے تھے کہ رانی ایک دفعہ پھر حاملہ ہو گئی۔ اس دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دوں اور اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتا، بچے کو بھی ٹھیک سے پیار نہ کرتا۔ سب گھر والے حیران تھے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ رانی بھی پریشان رہتی اور اسی پریشانی میں اس نے میری بیٹی کو جنم دے دیا۔ میں نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رانی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات میں ہے، لیکن میں اگر اس کا راز کھولتا تو مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس لیے میں نے اپنے لفظ سیسے لیے تھے۔ وہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 9 مہینے میں نے کس طرح گزارے یہ بس میرا دل ہی جانتا تھا۔ اور آج 9 مہینے کے بعد میری بیوی نے ایک دفعہ پھر بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی بد کردار ہے، لیکن میں پھر بھی کسی اور کے بچوں کو پالنے پر مجبور تھا۔ شاید میں اس رات اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا کہ اچانک میری جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون نکال کر نمبر دیکھا تو چونک گیا۔ میری سابقہ بیوی کا نمبر تھا۔ طلاق کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ مجھے فون کیا تھا۔
कप कपाते हाथों से मैंने फ़ोन कान से लगाया। वो मुझे बच्चे की मुबारकबाद दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझ पर तंज कर रही हो और फिर मैं चौंका। वो मुझे अपने घर आने का कह रही थी। मैं जानती हूँ सरमद, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे परेशानी का हल सिर्फ मेरे पास है, वो कह रही थी। और मैं किसी रोबोट की तरह उठकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं उसके घर में मौजूद था। वो अपनी माँ के घर में ही रहती थी। मैं दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे मेरी दी जाने वाली तलाक का कोई गम था। क्या बात है, तुम तो औलाद के लिए तरसते थे, आज तुम्हारे 3 बच्चे हो गए हैं, तब भी तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं। उसकी चुभती हुई आवाज़ आई तो मैंने इस सर अपना शर्म से झुका लिया। मैं जानती हूँ सच क्या है, उसने कहा तो मैंने चौंक कर सर उठाया। लेकिन अगले ही पल कमरे के खुले दरवाजे से कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, मगर मैं तो साकित था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने मुझे ये बताया था कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता। मेरी बीवी का रिश्तेदार, लेकिन वो उनके घर में क्या कर रहा था। मेरी बीवी उससे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिल रही थी, यूं जैसे उन दोनों के दरमियान न जाने क्या रिश्ता हो। यकीनन तुम हम दोनों को साथ देकर हैरान हो रहे हो और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें पता ही नहीं। मैं शायद तुम्हें ये बात कभी ना बताती, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आता है, मेरी बीवी कह रही थी। और मैं साकित बैठा उसकी बात सुन रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं अपने इस कज़न से मोहब्बत करती थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे आला स्टेटस और दौलत को देखते हुए मेरी तुमसे शादी करवा दी। शादी के पहले रोज़ ही मैंने अहद कर लिया था कि औलाद पैदा नहीं करूँगी और जल्दी तुमसे तलाक ले लूँगी। मुझे तुम्हारी सूरत देखकर शदीद गुस्सा आता था, क्योंकि तुम ही तो वो शख्स थे जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई थी। तुम लोग औलाद के लिए मचलने लगे तो मैं जानबूझकर तुम्हें अपनी इसी रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले आई। वो मेरी और अपने भाई की मोहब्बत से वाकिफ़ थी, इसलिए इसने वही किया जो मैंने इससे कहा। मैं माने हमल अद्वियात इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन इसने तुम्हें नहीं बताया, यही कहा कि अल्लाह की तरफ से औलाद में देर है। मुझे पता था जल्द या बदेर तुम किसी मर्दाना डॉक्टर के पास ज़रूर जाओगे, इसलिए मैंने बहाने से तुम्हें अपने कज़न से मुतारिफ़ करवाया। और जब तुम इससे मिले तो इसने जानबूझकर कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते। हालांकि ऐसा कुछ न था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदा बीवी से जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं, हालांकि ये झूठ है, वो बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे तुम पर तरस आया। तुम अमीर थे और अच्छे अखलाक वाले भी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर उसकी बेटी का रिश्ता तुमसे करवा दिया। अब तुम्हारी शादी को कई बरस गुजर चुके हैं और शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं और मेरा ये कज़न भी आपस में शादी कर चुके हैं। लेकिन बस एक ही कमी है, हर तरह से फिट होने के बावजूद हमारी औलाद नहीं। शायद ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मेरी बीवी की आंखें आंसुओं से नम होने लगी, जबकि मैं तो यूं खड़ा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। इन्हें लगता था कि अगर मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा तो इनके यहाँ औलाद हो जाएगी, लेकिन मैं तो अपने गुजरे हुए बरसों को याद कर रहा था जिनमें मैं सिवाय धोखे के और कुछ नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कितना सब कुछ किया था मैंने अपनी इस बीवी के लिए, लेकर इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने अपनी आंखें मेच ली, मगर मैं इस सब को ख़त्म करना चाहता था। नफ़रत और इंतकाम का ये तसलसल अगर चलता रहता न जाने कहाँ जा पहुँचता। अल्लाह ने मुझे एक अच्छी और नेक बीवी दी थी जो मेरे नफ़रत भरे रवैये के बावजूद मुझे छोड़ कर न जाती थी। मेरे 3 बच्चे थे जो मुझे लगता था कि कभी होंगे ही नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बीवी और उस डॉक्टर को माफ़ कर दिया खुले दिल से। जब मैं वापस आया तो मेरे ऊपर से मन्नू बोझ हट चुका था। मैं सीधा अस्पताल चला आया, जहां मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने इसका हाथ थमकर वादा किया, अब मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का पहले से बढ़कर ख्याल रखूंगा।
اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور مجھے بھی یوں لگا جیسے زندگی آج حسین ترین ہو گئی ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔